गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन एक बहुत ही बड़ा शब्द है या बहुत इसको कहेंगे व्यापक शब्द है, और यह जो टॉपिक है ये केवल किसी एक देश से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समस्त पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शब्द का जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आर्थिक नियोजन की बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन है जो पंचवर्षीय योजनाओं से स्टार्ट होता है 1951 से। प्रत्येक देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक नियोजन बनाता है या आर्थिक योजनाएं बनाता है। जैसे कि भारत में 1951 से आर्थिक योजनाएं जो स्टार्ट की गई थी, जिनको हम पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं, और प्रत्येक देश का अपना अपना मोटिव होता है, अपना अपना उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से हम यदि भारत की बात करें तो हमारा भी अपना एक उद्देश्य है, लेकिन ऑल ओवर समस्त विश्व में मुख्य क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए आज आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्थिक नियोजन से आप समझ गए हैं कि आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाना, अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित, अर्थव्यवस्था की तरक्की से संबंधित, और विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य अलग अलग अर्थव्यवस्था लिए होती है उनको सभी को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था के लिए योजनाएं बनाई जाती है और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास सामान्यतः किया जाता है। अब हम बारी बारी से एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो समस्त विश्व में आर्थिक नियोजन के अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन ऑल ओवर यह मुख्य उद्देश्य यही है। तो किसी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो मुख्य इनमें हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य एवं राजनीतिक उद्देश्य। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है आर्थिक उद्देश्य, क्योंकि अर्थ बिना कुछ भी नहीं है। अर्थ का मतलब पैसे के बिना, यानी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक जो उद्देश्य है उनको ध्यान में रखा जरूर जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य होता है, आर्थिक उद्देश्य का वो टॉपिक है वो प्राकृतिक साधनों का विदोहन। किसी भी देश में यदि तरक्की करनी है तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा, और बिजनेस सारे के सारे किस पे चलते हैं? प्राकृतिक संसाधनों पे चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक बिजनेस में जो कच्चा माल होता है वो प्रकृति का दिया होता है। प्रत्येक बिजनेस उस कच्चे माल का रूप परिवर्तन करके नई चीज़ों में बदल देता है, और इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। तो किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के शानदार तरीके से निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था है अपनी ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक ये लेती है कि अपने प्राकृतिक संसाधन है उसको अच्छे से यूज़ लिया जाए। तो प्राकृतिक संसाधनों के अच्छे से विदोहन का मतलब यूज़ लेना करोगे तो बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में रोजगार निकलेगा, बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, नई चीज़ बनाओगे, अपने देश में बेचोगे, दूसरे देशों में बेचोगे, तो बड़ी मात्रा में आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो ये मुख्य इसके जो टॉपिक्स है आर्थिक नियोजन के जो उद्देश्य है उसमें प्राकृतिक संसाधनों की ओर से हम ये टॉपिक लेते हैं। उसके बाद में है दूसरा टॉपिक उत्पादन वृद्धि। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का ये एक सेकंड जो मुख्य जो उद्देश्य यही है कि उत्पादन में वृद्धि हो। क्योंकि उत्पादन के बिना तो अर्थव्यवस्था में रहने वाले जितने भी लोग हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो ये जरूरी है कि प्रोडक्शन में लगातार वृद्धि हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो। तो इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और जो एग्रीकल्चर है उसको भी बड़ी मात्रा में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। एग्रीकल्चर में खाद्यान्न जितनी भी चीज़ें होती है वो सभी है, और इंडस्ट्रियल में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मशीनें हो, चाहे वो खाने पीने वाली चीज़ें हो, यानी उसको 2 प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं हम। उसको बोलते हैं पूंजीगत सामान और या उपभोक्ता सामान। तो उपभोक्ता वाला सारा ये खाने पीने का ज़्यादातर उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता है, और मशीनरी आइटम होते हैं जो पूंजीगत के अंदर आ जाते हैं। तो ऑल ओवर जो इंडस्ट्री है इन दोनों प्रकार की चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ये रहता है कि इनका बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि देश तरक्की कर सके, क्योंकि इनको बेच करके पैसे कमाए जा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्ण रोजगार। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का एक और ये उद्देश्य होता है कि वो देश में रहने वाले लोगों को अच्छे से रोजगार उपलब्ध करवाए। यदि रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि उस अर्थव्यवस्था में क्या क्या है। हम अपने देश का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो बेरोजगार क्या करेगा? बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। हम चोरी चकारी डकैती ये बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस लाइन में चले जाते हैं, और अनपढ़ का तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं है। तो बहुत सारे जो
गैर नैतिक जो काम होते हैं, अनैतिक काम होते हैं, वो सारे जो बेरोजगारी की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो होने जाते हैं बहुत सारे ऐसे काम, हम देखते हैं आए दिन, हम अखबारों में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं ऐसे कि पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग इस तरीके के काम में आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। पूर्ण रोजगार यदि उपलब्ध होगा तो शायद ये अनैतिक कार्य भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कृषि विकास। तो कृषि विकास का भी एक उद्देश्य होता है। तो कोई भी यदि अर्थव्यवस्था है, कृषि विकास को यदि अपने ध्यान में रखते हुए कार्य करती है तो हम ये जानते हैं कि देश शानदार तरक्की करता है। किस तरीके से करता है? क्योंकि यदि भारत का एग्जांपल ले तो भारत में 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कृषिजन्य पदार्थ बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, अपने देश में अपने लिए करेंगे, दूसरे देशों में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो कृषि का विकास बहुत ज़रूरी है। तो 70% लोग हैं जो रोजगार का साधन है, कृषि है जो हमारे देश में। तो इसलिए कृषि का विकास भी किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज भी उन पुराने तरीकों को अपना रहे हैं कृषि में और दुनिया जा रही है बहुत ही आगे। तो हमें भी कृषि में थोड़ा आधुनिकता लाते हुए थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कृषि विकास को भी आगे बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो उद्देश्य है इसका वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों को बढ़ावा देना है। बड़ी मात्रा में यदि उद्योग चलेंगे, बड़ी मात्रा में रोजगार निकलेगा, बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होगा, सरकार को टैक्स की भी प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से उद्योग धंधों से तो सबका ही विकास होता है। तो इसलिए औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग धंधों को विकास बढ़ावा देना है, उद्योग धंधों का विकास करना। तो इसलिए औद्योगिकरण प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि देश में बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे हैं वो बढ़ सके, पनप सके, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो सरल हो जाए, ईजी हो जाए, जैसे कि रोजगार मिल जाए, देश में प्रोडक्शन बढ़ जाए, सरकार को इनकम हो जाए। तो सारे के सारे इसके अंदर टॉपिक आ जाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संतुलित आर्थिक विकास। प्रत्येक व्यवस्था ये चाहती है, अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि देश में संतुलित विकास हो। जैसे कि हम यदि हमारे देश का एग्जांपल है तो कुछ जो स्टेट्स है वहाँ बड़े मात्रा में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, बड़ी मात्रा में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी है और महाराष्ट्र है। तो ये कुछ हमारे ऐसे गुजरात है। तो ये देश जो ये राष्ट्र हमारे बहुत अच्छे से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात करें जैसे कि सिक्किम है, उड़ीसा है, बिहार है, राजस्थान है, तो यहाँ काफ़ी अभी भी संभावनाएं, यहाँ और प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है। तो संतुलित विकास का मतलब यही है कि पूरे देश में एक जैसा विकास हो। ये नहीं है कि किसी क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो रहा है तो अन्य क्षेत्रों में कम विकास हो रहा है। तो यही चीज़ है कि अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि पूरे देश में एक जैसा डेवलपमेंट हो, एक जैसा विकास हो। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आर्थिक विषमता का समापन। अर्थव्यवस्था की विषम परिस्थितियाँ होती है कि देश में अलग अलग वर्गों में लोग बंटे होते हैं, जैसे कि अमीर, गरीब। ठीक है, तो हमारे देश की यदि बात करी जाए तो हम इसको 3 वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक तो है मिडिल क्लास, एक होता है अपर क्लास, एक होता है लोअर क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, ये 3 जो वर्ग है, ठीक है, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, ये ज़्यादातर आप हमें यही देखने को मिलता है कि इन तीनों वर्गों में आपसी जो वर्ग संघर्ष है ये हमें हमेशा देखने को मिलता है। एक वर्ग ऊपर जो उच्च वर्ग होता है अपने से नीचे वाले वर्ग को कहीं ना कहीं शोषण करने का प्रयास करता है, दबाने का प्रयास करता है। और अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि इन वर्गों में जो गैप है, जो अंतर है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाए। खत्म होने का मतलब है जो निम्न वर्ग है उसको अर्थव्यवस्था ये चाह रही है कि वो उच्च जो मध्यम वर्ग है उसमें शामिल हो और मध्यम वर्ग को कहाँ पहुँचाए, उच्च वर्ग में शामिल कर दे। तो इस तरीके से धीरे धीरे वर्ग को ऊपर और बढ़ाने का प्रयास करती है अर्थव्यवस्था, उनको रोजगार दे करके, उनको उद्योग खुलवा करके, और अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरीके से लोगों को अन्य सहायता दे करके ये सारे काम किए जाते हैं। तो इस तरीके से वर्गों का भी समापन किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं वो है युद्धोपरांत पुनर्निर्माण। जब अर्थव्यवस्थाएं युद्ध की स्थिति में होती है तो सब कुछ बंद हो जाता है, उद्योग धंधे, उत्पादन, एग्रीकल्चर सब कुछ बंद हो जाता है। तो उद्योग धंधों को वापस से सुचारू रूप से चालू करने के लिए अर्थव्यवस्था को पैसे की आवश्यकता होती है, और या अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए बड़ी मात्रा में ये जो उद्योग धंधों का निर्माण करना और करना, क्योंकि युद्ध के पश्चात सब कुछ खराब हो जाता है। उद्योग धंधे, क्योंकि सबसे बड़े उद्योग धंधे इसका जो फैक्टर होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के, क्योंकि जैसे ही युद्ध होता है तो उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, एग्रीकल्चर बंद हो जाता है, तो खाने पीने का सामान कहाँ से मिलेगा, देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है सब बंद हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वापस युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो काम है वो एक
अच्छे योजना के द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए आर्थिक नियोजन में इस पॉइंट को रखा गया है। तो युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण की जो स्थिति होती है उसमें उद्योग धंधों को, कृषि को या अन्य सभी क्षेत्र है सभी को जल्दी से जल्दी बढ़ाने का एक प्लान बनाया जाता है, जिससे कि वापस अर्थव्यवस्था है पटरी पे आ सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्थिक स्थायित्व एवं व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। अर्थव्यवस्था में स्थायित्व की स्थिति, यानी अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के दौर आते रहते हैं। व्यापार चक्र का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कभी तेजी का दौर आ गया तो कभी मंदी का दौर होगा, और दोनों ही दौर समस्या लेके आते हैं। तेजी के दौर में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है तो जो चीज़ें हैं वो बहुत सस्ती हो जाती है, लोगों को लागत भी वापस से कवर नहीं हो पाती है। तो मंदी के दौर में चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, महंगाई इतनी हो जाती है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में स्थायित्व होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये नहीं तो तेजी का दौर आए ज़्यादा तो न मंदी का दौर आए। अर्थव्यवस्था में एक स्थिर स्थिति चलती रहनी चाहिए, जिससे कि वस्तुओं के एक निश्चित भाव हो, ज़्यादा उसमें अप डाउन नहीं हो, तो लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में इन पे कंट्रोल करने के लिए भी एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है, जो अर्थव्यवस्था अपने अपने तरीके से बनाती है। तो व्यापार चक्रों पर नियंत्रण भी एक इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो देश की इनकम भी बढ़े, साथ में देश में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़े, ऐसी भी योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, और ऐसी योजनाएं में बनाने में सरकार सफल भी रहती है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय करीब 8 से 10 हज़ार के बीच में है, लगभग 9-10 हज़ार के आसपास है। और पुराने टाइम में हम देखेंगे 10-15 साल पीछे चले जाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय थी वो करीब 5-6 हज़ार के आसपास थी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है, लोगों की आय बढ़ती है, तो सरकार अपनी भी इनकम बढ़ाने का प्रयास करती है, तो लोगों की इनकम का भी बढ़ाने का, लेकिन एक अच्छी योजना के माध्यम से ये पॉसिबल होता है। तो इसलिए नियोजन में इसका महत्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक रूप से हम क्या आत्मनिर्भर हो जाए, हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहे, दूसरे देशों से हम उधार नहीं लेना पड़े, कर्जा नहीं लेना पड़े, इसके लिए भी योजना बना करके हमें काम करना पड़ता है। तो इसका भी ये भी एक उद्देश्य है आर्थिक नियोजन का, कि हम ऐसी योजना बनाएं जिससे कि हम अपने जो खर्चे हैं वो खुद ही अपने देश में ही कंट्रोल कर ले, उनको दूसरों से लेना नहीं पड़े, हमें कर्जा नहीं लेना पड़े, दूसरे देश से उधार नहीं लेना पड़े, किसी प्रकार की हेल्प लेनी नहीं पड़े। तो इसके लिए भी एक योजना की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी इसका महत्व हो जाता है। तीव्र आर्थिक विकास। तो कोई भी देश है जो तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है तो इस तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी योजना की आवश्यकता होती है। बिना योजना के ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें भी इसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा जो बी है वो है सामाजिक उद्देश्य। तो समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं। सामाजिक का मतलब समाज में रहने वाले लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा। देश में रहने वाले लोगों को बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था में कुछ हेल्प करी जाए, तो ऐसी कुछ सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं ली जाती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जिसमें हम देखते हैं कि लोगों को बेकारी के लिए, जिसको बेकार है, यानी जो काम धंधे नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भत्ता दिया जाता है। बीमारी में लोगों को फ्री आजकल दवाइयाँ दी जा रही है सरकार, जो सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से। वृद्धावस्था में लोगों को पेंशन मिल रही है, बसों में, रेलगाड़ी में आने जाने की फ्री सुविधा दी जा रही है। तो ये सारे के सारे इसी के ही पार्ट है, एक योजना के माध्यम से सब सफल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका सामाजिक सहायता। समाज में रहने वाले लोगों को समय समय, जैसे मान लो किसी को मकान बनाने के लिए सरकार जो हेल्प कर रही है, जैसे गरीब है कोई, इसको मकान बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो भी इसी का एक रूप है। यदि किसी घर में एक्सीडेंट से कोई लोग मर जाते हैं तो उनको भी हेल्प करती है सरकार, वो इसी के रूप में सामाजिक सहायता। वर्ग विशेष का समापन। वर्ग विशेष का समापन का मतलब यही है कि जो निम्न वर्ग है या जो गरीब वर्ग है उनको मध्य वर्ग में धकेलने का प्रयास किया जाए। उनको किसी न किसी तरीके से उनकी आय में वृद्धि करके, चाहे उनको अन्य सुविधाएं दे करके या उनको रोजगार दे करके, किसी न किसी तरीके से जो निम्न वर्ग है उसको मध्यम वर्ग में और मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग में धकेलने का प्रयास करती है सरकारें विभिन्न योजना बना करके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नैतिक एवं बौद्धिक उत्थान। देश में रहने वाले लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना और उनके माइंड और यानी बौद्धिक जो उत्थान है उसको भी कहीं न कहीं एक अच्छी योजनाओं के माध्यम से जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। लोगों में नैतिकता आए, अनैतिक कार्यों में नहीं लगे, तो इसके लिए भी सरकारें हैं जो योजनाएं बनाती है। समय समय पे हम ऐसी चीज़ें देखते भी है, समय समय पर प्रचार प्रसार के माध्यम से ऐसी चीज़ें हमें, चाहे टीवी से, चाहे मोबाइल से, चाहे हमें जो न्यूज़पेपर अखबार है उनके माध्यम से चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसे प्रचार प्रसार जिससे लोगों का बौद्धिक और नैतिक उत्थान हो। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकतम सामाजिक कल्याण। देश में रहने वाले लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किस तरीके से किया जाए, ये अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। तो उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती है और इन योजनाओं के माध्यम से देश में रहने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा सामाजिक न्याय दिलाना। विभिन्न प्रकार के जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जिनको समाज में
किसी न किसी तरीके से दबाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो उन वर्गों को विशेष रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास करना है वो सामाजिक न्याय दिलाने का भी ही है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो सी है राजनीतिक उद्देश्य। तो राजनीतिक उद्देश्यों में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो सरकारें चाहती है या कोई देश ये चाहता है कि वो थोड़ा सा अच्छी योजनाओं के माध्यम से तरक्की करे या कुछ जो स्पेशल करे जो अपने देश के लिए हो। तो उसमें भी कुछ उद्देश्य हैं उसके। तो सबसे पहले इसका आक्रमणों से सुरक्षा, जो बाह्य आक्रमण होते हैं, एक दूसरे देश पे लोग आक्रमण करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध देखा था। दोनों स्थिति खराब थी दोनों देशों की। तो युद्ध की स्थिति में किस तरीके से बचाव करना है, वापस से किस तरीके से उभरना है, तो हमें हमारी सुरक्षा को तो हमें ध्यान में रखना ही होगा कि बाह्य जो आक्रमण होते हैं हमारे ऊपर, उसको हम किस तरीके से फेस कर पाएंगे जो हमारे ऊपर जो आक्रमण होते हैं। तो इसके लिए वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले अभी हमारी सरकार ने राफेल जो विमान है फ्रांस से खरीदे थे। तो वो हमारी आत्म सुरक्षा के लिए, उनसे हम ये देख सकते यानी 500 किलोमीटर दूर तक ही, यानी कहना मतलब है 500 किलोमीटर या 200 से 500 किलोमीटर दूरी तक हम उसको क्या अपने ही क्षेत्र में रहते हुए मिसाइलें दाग सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये सुरक्षा के लिए हम अपने लिए कर रहे हैं। तो बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की जो युद्ध की जो सामग्री होती है हम उसका निर्माण करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं या अपने देश में खरीद करके अपनी सेना को देते हैं। तो वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। वो भी एक योजना के माध्यम से होता है सारा। शक्ति प्रसार एवं विदेशों पर आक्रमण, समय समय पे हमें शक्ति प्रसार की भी आवश्यकता होती है। हमें दुनिया को दिखाना होता है कि हमारे पास भी पावर है, तो हमसे कोई पंगा नहीं ले, ठीक है। तो इसके लिए समय समय में बहुत सारे ऐसे देश है जो कभी परमाणु जो बम है उनका टेस्ट करते रहते हैं, तो कभी नई मिसाइलों का टेस्ट करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं दुनिया को कि हमारे पास। तो शक्ति प्रसार और दूसरे देशों पे आक्रमण करना, तो ये भी एक योजना के माध्यम से होता है जिससे कि लोगों को पता नहीं, दुनिया को पता चले कि हम भी पावरफुल है। तो ऐसे बहुत सारे देश है जो ऐसा कर रहे हैं। तो चीन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, वो बार बार ऐसे काम करता रहता है जिससे कि अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया जाता है उसका कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन सभी देश ये एक योजना के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति व्यवस्था बनी रहे, ये जितना ही अच्छा है। यदि शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार शुरू होगा। वर्ल्ड वार में सभी देश शामिल होंगे और पूरी दुनिया उसमें कहीं ना कहीं झुलसेगी, पूरी दुनिया तबाह होगी। कहीं ना कहीं समस्या प्रत्येक व्यक्ति पे आनी होती है ये। तो इसलिए शांति व्यवस्था भी एक अच्छी योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए अलग अलग संघ बने हुए, अलग अलग स्तर के जो ये मिलकर काम करते हैं कि दुनिया में जो शांति व्यवस्था बनी रहे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी एक अच्छी योजना के माध्यम से किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब ये होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दो देशों के बीच में सहयोग हो वो है। तो अभी हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी है कि जो कोविड का जो टाइम था उसमें बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास जो वायरस है, कोविड वायरस है, उससे बचने के लिए टीके उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उनकी हेल्प करने का वादा किया है, वचन दिया है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। और गरीब देशों को हेल्प करना आर्थिक रूप से या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दे करके हेल्प करना, ये सारे के सारे एक योजना के माध्यम से होते हैं। तो ये ऑल ओवर आर्थिक जो नियोजन है उसके उद्देश्य होते हैं। तो आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।